देखिए, संस्कृति बारे में बताऊं मैं। संस्कृति ने जिस साल स्कोर किया था अलॉन्ग विद 12th, उस टाइम इसको टॉप के 8-10 कॉलेजेस इंडिया के छोड़ के सब मिल रहा था। शी वॉज गेटिंग ऑल द कॉलेजेस ऑफ यूपी एक्सेप्ट KGMU. शी वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में तो 480 पे चला गया था उस साल. कट ऑफ पेपर वॉज वेरी टफ एंड शी स्कोर्ड 570 उस टाइम 12th के साथ. तो इनकी मम्मा भी डॉक्टर है, MD हैं. तो ये इनको लगा कि हमें यार MAMC से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं. मतलब इनका सिंगल ड्रीम था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली. तो ये मेरे सामने आई, पहले बाहर आई. मुझे पता चला 570 की एक बच्ची आई है. मेरे यहाँ थे ही 2-3 पूरे साल में. तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ. तो ये आई. उसके बाद इन्होंने बताया. तो पहले मैंने बोला कि नहीं नहीं आप ले लो कॉलेज, क्योंकि उसी साल अब्दुल्ला की सिस्टर है इसमें. अब्दुल्ला है? नहीं वो दूसरा बैच का. उसकी सिस्टर को 482 पे MBBS मिला था और हमने 582 पे मिला था. हमने दिलवा दिया था 482 पे. हमने कहा था ले लो. 486 ऐसे कुछ था और ये 570 लाके कह रही थी नहीं लेना मुझे. तो फिर बात करने से लगा हाँ यार ये दिल्ली चली गई थी 11वीं-12वीं में. यहाँ पे 10वीं तक थी देहरादून में. दिल्ली में रही, वहाँ कोचिंग किया इन्होंने. सी स्कोर्ड 570. देन सी केम बैक और यहाँ ड्रॉप किया. और इनका क्लासरूम यही था. इट वॉज हर क्लासरूम. वहाँ बोर्ड लगा होता था, ये आगे बैठती थी. और इनके बारे में बताओ, ये रोज आती थी क्लास में. एक और बच्चा था मनीष के बारे में पूछना. इतना ब्राइट बच्चा था, वो फेल हो गया. कुछ नहीं हुआ उसका सिलेक्शन. इवन मनीष वॉज ब्राइटर देन संस्कृति इन फिजिक्स. और वो एक आध बार मैंने इसकी मम्मा से बात हुई तो उनकी मम्मा ने पहले बोला सर मनीष का आप मत कंपेयर करना, वो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है. और मनीष का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ. और संस्कृति टॉप कर गई. क्यों? क्योंकि सी वॉज वेरी कंसिस्टेंट. एक भी क्लास नहीं छोड़ती थी, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ती थी. इवन संस्कृति को सब आता था. कई बार मैं संस्कृति से पूछता था, आपसे बोलता था एक बच्चे से, तो बच्चे से मैं पूछता तू आते क्यों है, तो वो यही थी. तो कहते थे नहीं सर कुछ नया मिल जाता है. तो ये इतना कुछ होने के बाद भी सी वॉज रेगुलर, एक भी क्लास नहीं छोड़ती थी. और कोई व्हाट्सएप फेसबुक बहुत कम था. अगर थोड़ा भी आती थी इनके मम्मा का मेरे पास मैसेज आ जाता था अलग से कि संस्कृति को मत बताइएगा, आजकल वो व्हाट्सएप पे जाने लगी है. तो मैं इसको वार्न करता था. तो अब बाकी ओवर टू संस्कृति. हेलो, आप लोग को कुछ मतलब मैं तो बोल ही सकती हूँ, मतलब आप लोग को कुछ अपने डाउट्स पूछने हो, कुछ आपको पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ शेड्यूल से रिलेटेड, कुछ भी किसी को ही कुछ पूछना है. इतना मतलब शर्माने की बात नहीं है. मैं भी मतलब तुम लोग के फेस से आई हूँ तो आई नो कितना मतलब बड़ा स्ट्रगल होता है. तो किसी को भी कुछ भी पूछना है. हाँ आप अगर जिस टाइम तक प्रिपेयर करते थे तो मतलब सब्जेक्ट को टाइमिंग कितना देते थे आप? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पे एक ही चीज़ को ध्यान दे पाते हैं कि बायो कर रही है तो बायो ही चल रही है फिर पूरा दिन. ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए. मतलब जो मैंने पर्सनली फील किया, जो मुझे बेनिफिट करा, कि आप एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 तो आप चलो नहीं कर पाए तो 2 तो करने ही हैं. अब आप ऐसा नहीं कि पूरा दिन फिजिक्स कर सकते हैं, आप थक जाएंगे फिजिक्स कर करके. तो ठीक है, फिर आप 2 घंटे बायो कर लो. अब पूरा दिन बायो भी नहीं कर सकते. आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसको आपको डेली करना ही पड़ेगा. कुछ ना कुछ एक. आप ऐसे नहीं कर सकते कि फिजिक्स में आपने छोड़ दिया और एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपने फिजिक्स उठा ली, नहीं आएंगे मार्क्स. फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको डेली करनी पड़ेगी, साथ साथ कवर करनी पड़ेगी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप पूछ रहे हैं, आप क्लास का जाकर रिवाइज करते हो. हाँ, बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आज जो क्लास में पढ़ाया है वो आपने घर जाकर रिवाइज नहीं करा तो वो वेस्ट है. फिर आज फिजिक्स में जो हुआ है वो रिवाइज करना ही करना है. केमिस्ट्री, बायो, जिसमें जो हुआ है वो आपको रिवाइज करना है. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली जब अगर आप तब अपना चैप्टर लेके बैठेंगे, जब 5-6 क्लासेस हो गई तो आपको नहीं याद रहेगा कुछ भी. आपको लगेगा कि हाँ पहले पढ़ा था. ये बहुत मतलब हर टीचर बोलता है क्लास में कि आज जाके पढ़ोगे तो 90% याद रहेगा, उसके बाद 80%, 70%. तो इसीलिए आपको जाके रिवाइज करना ही करना है. तो इस वजह से आपके सब्जेक्ट्स बैलेंस हो जाएंगे. ठीक है. और किसी को कुछ पूछना है? किसी को फिजिक्स
आई थिंक सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स कैसे करें। अच्छा, आप फिजिक्स कैसे पढ़ते हो नॉर्मली, आपका जो शेड्यूल रहता है? मतलब 1-2 घंटा लेके तो बैठती हूँ, बट अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर छोड़ देती हूँ, या एक क्वेश्चन नहीं बना तो कोशिश करती हूँ दोबारा, लेकिन अगर सडनली क्वेश्चन नहीं बनना तो छोड़ देती जो अक्सर होता है। हूँ। हाँ, तो अक्सर होता है। फिजिक्स में ना मतलब जैसे जनरली मैंने काफ़ी लोग जैसे मुझसे पूछते रहते थे, तो उनका मैंने नोटिस करा था कि फिजिक्स में आप पढ़ते क्या हो, मुझसे पढ़ते क्या हो फिजिक्स में। हम नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स रिवाइज करने से बार बार फिजिक्स नहीं हुई, ठीक है। आप नोट्स रिवाइज कर लो एक बार, आप जब तक फिजिक्स के 100-200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एक चैप्टर के, आपसे वो सॉल्व होंगे ही नहीं। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आना है ना, पर उसके लिए आपको करने 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और जैसे आप बोल रहे हो ना कि जो नहीं होते, आई थिंक मतलब हर एक का देखो सोल्यूशन तो दिया ही रहता है, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं या किसी का भी ऑनलाइन आजकल सब देखने लग गए हैं सोल्यूशन। बट आई पर्सनली फील कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन देख के भी नहीं होएगा। मतलब अगर आपको पता ही होता, सोल्यूशन ही देखना हो तो पहले ही हो जाता। नहीं हो रहा अगर, तो आप किसी से भी पूछो। मतलब जैसे मनीष के बारे में बोल रहे हैं, मैं उससे इतने फिजिक्स से क्वेश्चन पूछती थी कि यार ये बता दो कैसे, ये बता दो कैसे। तो आप क्वेश्चन उससे पूछो जिसको आता हो, या तो आप टीचर से डाउट पूछो नहीं हो रहा तो, या अपने फ्रेंड से डाउट पूछो। फिजिक्स ऐसे ही होएगी, और फिजिक्स आपको डेली ही करनी पड़ेगी। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे। नोट्स पढ़ पढ़ के नहीं होती फिजिक्स। एंड सेम विद केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। आपको ओवर टाइम पता चलेगा कि हाँ, मतलब धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और फिजिक्स में अप्रोच लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हो जाता है, कभी कभी तो अप्रोच लग ही नहीं पाता कि क्वेश्चन कह रहा है, हम करें क्या। तो आपने मतलब किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करी कि आपको अप्रोच लगाना आ गया ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको? ये पता है, ये होता है शुरू के 10-20 क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत टफ लगते हैं। मतलब जब आप फिजिक्स का मॉड्यूल लेके बैठोगे, आपने कोई चैप्टर हो गया, आप उसके बाद जब मॉड्यूल लेके बैठोगे तो ये होगा कि पहले 10 क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटे में से 15 क्वेश्चन हुए हैं, मतलब बहुत टाइम लगेगा। बट जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना, आप देखोगे पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वही 100 क्वेश्चंस हैं और वो सेम ही पैटर्न के होंगे। तो जब तक आप 50-60 क्वेश्चन में पहुंचोगे, तब तक आपको कुछ पर्टिकुलर पैटर्न समझ आ जाएगा कि यही है, ऐसे ही करना होता है। फिर आप कुछ एक्सेप्शनली अलग क्वेश्चन होंगे जो आपको डाउट आएंगे या समझने पड़ेंगे, बट वो पैटर्न होता है। जितने ज़्यादा आप करोगे ना, उतने ज़्यादा आपको मतलब क्या कहते हैं बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको पैटर्न समझ आता रहेगा, और उतना ही जल्दी आप। और एक तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करिए। आप लोग ऐसा तो नहीं होता कि कल डिस्कशन होना है तो कैलकुलेटर यूज़ करके कर लिया, कभी नहीं करना कैलकुलेटर यूज़। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस घर में करोगे कैलकुलेशंस की, उतनी जल्दी होंगी। वरना तो कैलकुलेशंस मतलब कैलकुलेटर से तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है फिर। तो आई थिंक बच्चों का होता है फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता, आपको पढ़ने का मन करता है? बता दीजिए, मैंने ड्रॉप किया था तब मेरे फिजिक्स ही कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा वीक थी कि फिजिक्स नहीं होती, मेरे से फिजिक्स नहीं होती। जब मैं सर के पास आई थी, मैंने ये कहा था कि मुझे फिजिक्स नहीं होती, बहुत टफ लगती है। बट वही बात है, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स में आप क्लास में सुनो। क्योंकि फिजिक्स को बायो क्या है कि क्लास में कुछ बाई चांस मिस भी हो गया तो बुक है, पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं समझ आया कुछ हो गया। फिजिक्स में अगर आपने क्लास मिस कर दी, या क्लास कोई मिस नहीं करनी है, जब तक बिल्कुल ऐसे आपको स्ट्रेचर पे ना लेटे हुए आप, तब तक बिल्कुल क्लास मिस नहीं करनी है। क्योंकि क्लास में जो हो गया वो ना आपका कोई दोस्त आपको समझा पाएगा, ना आपको नोट से समझ आएगा। तो फिजिक्स में ये है कि आप क्लास में 100% अटेंशन से सुनो, एक भी सेंटेंस मिस नहीं होना चाहिए। जितना आपको क्लास में समझ आएगा, क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लास में ही बिल्ड होंगे। आप घर जाके बुक खोल के आपको नहीं लगता कि आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। चैप्टर समझना क्लास में ही है, घर आके रिवाइज करना है, फॉर्मूले वगैरह याद करना है, और उसके बाद हमको अप्लाई क्वेश्चंस में करना है। बट ये है कि कुछ लोगों को ना डर होता है फिजिक्स का। आई थिंक आपको है, कुछ लोग ऐसे वो टेरिफाइड से होते हैं कि फिजिक्स नहीं होगी। आप ये डर निकाल दो। अच्छा, आपके बायो में कितने आते हैं? हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें बहुत सही बात बोली थी, हमें बायो में कितने आते हैं? बायो में तो स्कोर हो जाता है, पढ़ लेते हैं। यही बात है कि आपको अगर बायो, आप सोचो आपका 50% पेपर सिर्फ बायो है, तो अगर ठीक है आपकी फिजिक्स थोड़ी वीक है, फिजिक्स में मान लीजिए आपके नहीं आ पाए, इतने अच्छे नहीं आ पाए, नॉर्मल 100, 120 ऐसे कुछ आ गए, आप बायो में तो फुल ला सकते हो। बात यह है कि आपको कवर अप करना है, ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा। और आपको पता है कि अगर सेम मार्क्स होते हैं किसी के, तो बायो को प्रेफरेंस दी जाती है रैंकिंग में, तो आप बायो में तो फुल ला सकते हो। ये बात होती है कि अगर कुछ लोग फिजिक्स से डरते हैं कि हमसे फिजिक्स नहीं होती, बायो तो होती है, बायो में फुल लाओ।
फिजिक्स होती है, कुछ लोगों को नहीं, मे बी नहीं होता उतना ज़्यादा कि उनको थोड़ा डर लगता है फिजिक्स से, कि आपका एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलता, पर फिर आप और उसमें फोकस करो कि केमिस्ट्री में आप ज़्यादा अच्छे लेकर आओ। पर फिजिक्स का यही सबसे बड़ी बात है कि आप डर निकाल दो। मैं सच में बता रही हूँ, मेरे को फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब मैं एक पॉइंट था, मतलब 11th-12th में मैं घर आके रोती थी कि मम्मी मेरे से फिजिक्स तो होएगी ही नहीं, मेरे से होएगी नहीं, मैं कर ही नहीं सकती फिजिक्स, जब काइनेमैटिक्स वगैरह वाला पार्ट चल रहा था। बट ऐसा नहीं होता। आप धीरे 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 आप अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि हम तो ओवरनाइट फुल ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। वो धीरे 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 जब चीज़ें समझ आने लगती हैं, जब 11th में स्टार्ट हुआ तो थोड़ा टफ लगता है, काइनेमैटिक्स नहीं लग समझ आती, वर्क एनर्जी थोड़ा और टफ लगता है, बट वो धीरे धीरे ईजी होना स्टार्ट होता है। ग्रेविटेशन तक आपको समझ आ जाता है कि आपको फिजिक्स पढ़नी कैसे है, रोटेशन थोड़ा समझ आने लगता है, ग्रेविटेशन समझ आने लगता है। 12th तक आपके और धीरे धीरे ओवर टाइम होएगा, ऐसे सडनली नहीं होएगा। तो आप फिजिक्स में अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपको कभी डर भी नहीं निकलेगा। तो आई थिंक ये लूप है, आप डरते हो, आप फिजिक्स नहीं करते, फिर वो मार्क्स नहीं आते, फिर आप डर जाते हो। तो आप डर निकालो और फिजिक्स करो। नहीं होएगा ना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, पूछ लेना किसी से। हाँ, क्या कह रहे हैं? कंपैरेटिवली आपने हर एक सब्जेक्ट में मतलब किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम दिया? जैसे माना फिजिक्स आपकी भी थोड़ी वीक थी, तो आपने अपने ड्रॉप ईयर में, हम भी ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो आपने अपने ड्रॉप ईयर में उन तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया? फिजिक्स के लिए होगा। तो मतलब उन दोनों सब्जेक्ट को फिर कैसे मैनेज करें? केमिस्ट्री भी एक अपनी तरफ में टफ सब्जेक्ट है बायो से, तो उसको कैसे? ये होता है, मतलब मेहनत तो तीनों में इक्वली करनी होती है। बट ये आप सही कह रहे हो कि क्या होता है कि बायो में टाइम कम लगता है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक चैप्टर हो जाएगा 2-3 घंटे में। फिजिक्स में ये है कि आप उतनी ही मेहनत के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इतने सारे करने हैं। बायो में तो आप मेनली नोट्स रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। तो फिजिक्स में थोड़ा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर टाइम आपको तीनों को ही देना है। मतलब आपको, आप जैसे पेपर देते जाओगे ना, तभी आपको एक भी पेपर मिस नहीं करना। आप जब पेपर देते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने इस बारी बायो नहीं पढ़ी ना, मेरे इस बारी बायो में नंबर नहीं आया। आपको तब पैटर्न दिखेगा कि यार मैंने फिजिक्स में इतना टाइम दे दिया और फिजिक्स में मतलब फिजिक्स में ठीक आ गए पर बायो में रह गए। फिर आपको धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि अगले वीक मेरे को बायो को भी इतना ही टाइम देना है। कि मतलब मैं काफ़ी बार वीक में डेज डिवाइड कर लेती थी कि जैसे इस दिन और इस दिन और इस दिन, जैसे 3 दिन मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम बायो को देना है, और बाकी फिजिक्स या केमिस्ट्री में से मैंने आपको बताया कि डेली चलनी ही चाहिए आपकी कुछ ना कुछ। फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ ना कुछ के आपको क्वेश्चंस करने ही हैं डेली, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यही है, जैसे केमिस्ट्री आप कह रहे हो अपने आप में टफ है, मतलब वो है, बट अगर आपको लगता है कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप अपनी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड ऑर्गेनिक इज समथिंग जो, जिससे बहुत लोग, मतलब मेरे को भी बहुत डर लगता था ऑर्गेनिक से, बट वही है कि ऑर्गेनिक में टफ नहीं है ऑर्गेनिक। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपसे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है, आपको डर भी लगता है फिजिक्स से या फिजिकल केमिस्ट्री से, इन सबसे डर लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हो। मतलब सिर्फ ये ही एक पैरामीटर नहीं है, ठीक है। लिटरली अब हमारे पास 5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है अगर हम इन 5 मंथ्स में अगर हम कंटिन्यूसली मेहनत करें तो क्या वो अचीव हो सकता है जो आपने अचीव करा? क्योंकि अभी अगर हम स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करें, तो आप एक फैक्ट बता दीजिए ताकि हम लोगों के दिमाग में भी डाउट ना रहे कि हम कितना कर सकते हैं, इतना बताओ। ये एक मैं बात बताती हूँ कि अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कर सकते हो तो आप नहीं कर पाओगे। वो तो ठीक ये है। बात है। आपको लगता है कि आपको डाउट है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा जो थोड़ा कम, आपकी थोड़ी तैयारी है, किसी और की उससे भी कम है, मैं उसे भी कह रही हूँ कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। आपको खुद बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं मान सकते कि मेरा हो जाएगा, मुझे 5 महीने कवर करना है, आपको लगता है 5 महीने में तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 5 महीने में दोगे टाइम, करोगे पढ़ाई तो होएगा ही ना। बट यही बात है कि आप जब तक मानोगे नहीं कि मुझे 5 महीने में करना है, अगर आप लोग सब दिमाग में ये लेके बैठे हुए हो कि 5 महीने में तो कहाँ ही है, उसके बाद एक और साल ट्राई कर लेंगे, एक और साल, कितने साल आएंगे? 5 महीने अगर आपको लगता है कि आपके पास सिर्फ 5 महीने, किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। जब नीट आप पहली बार दोगे तो 1-2 महीने तो काउंसलिंग में निकल जाते हैं। अभी मान लो आपके पास 5 महीने, हमारे पास 7 महीने थे अगर हम ओवरऑल वैसे देखें तो आप अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं 5 महीने में नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टाइम दोगे तो ज़रूर होएगा। आपको लगता है आपके जितना भी, आप लोग सब ड्रॉप कर रहे हो तो आपको पिछली बार जितना भी स्कोर आया, अब आपको उससे आगे ही बढ़ना है ना। आप ये सोचो उतना तो आपको आता है। मान लो आपके आए हैं 480 आए, आपके 500 है, जितने भी हैं उतना तो आपको आता ही है ना, उससे आगे बढ़ना है।
तो उससे ज़्यादा मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। तो अगर आप करोगे तो हो जाएगा 5 महीने में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप बट आप इतना डरो मत कि हो ही नहीं पाएगा ये वो। अगर आप करना शुरू करो, बस आप टाइम, अब फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मतलब सर ने बताया सोशल मीडिया वाली बात, वो बिल्कुल सच है। मतलब मैं ऑनेस्टली बिलीव करती हूँ, मेरा भाई भी अभी 11th-12th में है, मैं उसे भी यही बोलती हूँ कि आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है कि किसने कौन सी पिक्चर अपलोड कर दी, क्या किस बात का इंटरेस्ट है 11th-12th में या ड्रॉप ईयर में। क्यों आप अपने ऊपर फोकस करो कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। और आपको मेरे बहुत बड़ा रीज़न जो था सोशल मीडिया हटाने का वो था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, मैं उनको देख देख के दुखी होती रहूँ। अरे भाई पढ़ाई वढ़ाई करो, क्यों मतलब इसमें टाइम वेस्ट करना है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग सोशल मीडिया तो बिल्कुल छोड़ दो, जितने भी लोग हैं। व्हाट्सएप ज़रूरी होता है फॉर ग्रुप और ये वो डिस्कशंस वगैरह, बट आई थिंक इंस्टाग्राम या फेसबुक तो बिल्कुल ही हटा दो आप लोग। और आप कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? बोल बेटा बोल। ऑर्गेनिक के लिए आप मतलब जैसे मेरा क्या मतलब ऑर्गेनिक से मतलब एक तो पहले फोबिया एक तरह से, और मतलब 0 लेवल, तो मतलब उसके लिए मतलब स्टार्टिंग कैसे मतलब? मैं बताती हूँ। ऑर्गेनिक में ना पहली बार आप लोग का ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, कभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। तो ऑर्गेनिक का ये होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा लगती है एंड में कि भाई कौन सा रिएक्शन कौन सा था, कौन सा क्या था, वो ये सब होता है। बट ऑर्गेनिक में ना एक जो मैंने एक पैटर्न खुद नोटिस किया था कि ऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मतलब बहुत, अब लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ लो तो ऑर्गेनिक में। और बहुत टफ भी बहुत सारे मॉड्यूल्स अगर आप पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी दी रहती हैं। बट अब ये है कि मेरी भी ऑर्गेनिक इतनी वो नहीं थी कि मतलब मुझे दुनिया के सारे रिएक्शन वगैरह आते हैं, सब ऐसा कुछ नहीं था। बट ऑर्गेनिक में एक जो वो है ना, ये बात ये है आपका जो बेनिफिट है कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन वो बहुत वही प्रेडिक्टेबल पूछेंगे, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ऑर्गेनिक में पढ़ना जितना भी चाहो पढ़ सकते हो, बट अगर आपको बेसिक भी आपको गुड इनफ ऑर्गेनिक आती है ना, तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आप जैसे आप लास्ट ईयर से क्वेश्चन देखो तो ऑर्गेनिक में वो हार्डली मतलब 1% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कुछ अजीब से क्वेश्चन देती है, कभी भी नहीं आते। बहुत बहुत नॉर्मल। वो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ऑर्गेनिक में वो हमेशा बहुत टू द पॉइंट और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछता है। तो ऑर्गेनिक अभी आपके जैसे ही स्टार्ट हो, पहली बात तो मैं वही बोलूँगी कि क्लास में सुनना ही है, क्लास में ध्यान देना ही है। बट ऑर्गेनिक आप चाहो, आप मान लो आपने बायो का आके रिवाइज नहीं करा, मान लो आप चलो आपने ठीक है आपने फिजिकल केमिस्ट्री का आके रिवाइज नहीं किया, ऑर्गेनिक अगर आपने आके रिवाइज नहीं करा फिर आप पीछे चले जाते रहोगे। क्योंकि जो आपको आज बता दिया कि ये ऑर्डर है, कल से सर वो अप्लाई करने लग जाएंगे क्वेश्चंस में आपको, फिर आप क्लूलेस बैठे होगे क्लास में। तो ऑर्गेनिक जितना क्लास में, एक तो क्लास में 100% ध्यान देना है और आगे रिवाइज करना है, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करने स्टार्ट करना है। मतलब अगर आपको लगता है वो कॉन्फिडेंस है, ये नहीं कि नहीं सर पहले खत्म करेंगे फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, साथ के साथ करते रहो। सर IUPAC सिखा रहे हैं, मान लो सर 3 क्लासेस ले रहे हैं, उस पर एक क्लास में सर ने आपको थोड़ा बता दिया, तब से ही सॉल्व करने लग जाओ। ऑर्गेनिक आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेम है वही पैटर्न ऑर्गेनिक में तो, बट आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत ईजी लगने लगेगा फिर कि ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जाएगा। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक वैसे टफ लगती है कि ये ऑर्डर वो ऑर्डर, पर क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे ऑर्गेनिक के। अगर आपको एक बार बेसिक ऑर्गेनिक टाइप आ गई ना, उससे क्वेश्चंस आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल उससे डरना मत। अभी जब क्लास में हो ना, अब जैसे आपको पता है कि हाँ मेरी ऑर्गेनिक वीक है, तो अब जब सर क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको पता है कि आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम ऑर्गेनिक को देना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उससे डर लगता है, आपकी ऑलरेडी वो वीक है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो आप डरो मत। एक तो किसी भी सब्जेक्ट से डरो मत। आप जब तक डरते रहोगे तो यही होएगा कि मेरे से तो होएगा ही नहीं, आपका दिमाग आधा ब्लॉक हो जाएगा कि मेरे से तो होएगा ही नहीं। या क्यों डरना है, करो ना, हो जाएगा। नहीं होएगा तो पूछ लेना, ठीक है? और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने यहाँ के मॉड्यूल के साथ साथ और कोई मतलब बुक जो आप रेकमेंड करो? मैंने मतलब यहाँ का मॉड्यूल ना मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं मॉड्यूल ही करती थी। बट बाकी मेरे को GRB भी अच्छी लगती थी। अरिहंत में थोड़े मिस्टेक, अच्छा अरिहंत में मिस्टेक्स अभी भी है। अरिहंत में मिस्टेक्स वगैरह थे, तो मेरे को GRB कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी लगती थी। बायो के लिए भी? बायो के लिए मैं क्वेश्चन बैंक नहीं करती थी नॉर्मली। बायो के लिए मैं NCERT, बायो के लिए ना आप क्या करा करो, आपको मैम ने नोट्स लिखवाए, नोट्स आपने पढ़ लिए, बट आप मेजर फोकस NCERT पे रखो, क्योंकि अब तो जैसे पेपर आ रहा है वो तो पूरा ही NCERT रहा है, तो NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। मैं जनरली ना बायो के क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगाती थी,
कि अब जैसे पेपर दिया आपने वीक, मतलब आपके हर वीक पेपर होते होंगे, तो आपने पेपर दिया, उसमें देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया, कौन सा आपको, एक तो आप लोग को पेपर वापस आके चेक करना ही करना है। ये नहीं कि पेपर देकर आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी मार्क्स आए, फिर क्या फायदा है, फिर तो पेपर जब आपको सही आंसर ही नहीं पता, क्या गलत है क्या सही है वही नहीं करो तो क्या फर्क पड़ता है आपको फिर पेपर का। तो पेपर से आके अपने मैं वही बायो के क्वेश्चन देती थी, कौन सा पेपर में आया है या कौन सा नहीं। और जब आपके लास्ट में जो हमारे ग्रैंड टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसमें मैं वही पुराने पेपर्स ही करती थी बायो के, तो मुझे काफ़ी मतलब बेनिफिट लगता था, क्योंकि बायो में आपको जितने ज़्यादा आपके नोट्स स्ट्रॉन्ग है ना, आपको क्वेश्चंस करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो आई पर्सनली फील कि आप पेपर्स लास्ट ईयर के ज़रूर करना, बस मतलब जो AIPMT, नीट, इन सब के लास्ट ईयर के पेपर हैं, वो तो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। हमारे पेपर में भी रिपीट हुए थे, 2-3 रिपीट हुए थे, तो हमेशा रिपीट होते हैं, आप वो तो करिए। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? हर किसी का एक फैक्टर होता है कि वो बताते हैं, तो जैसे कि उनका सिलेक्शन इस वजह से हुआ, तो आपका वो क्या फैक्टर है, आप क्या कहना चाहोगी कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से हुआ? या मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं बहुत कंसिस्टेंसी, आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैंने 11th-12th में देखा था कि मेरी गलतियाँ क्या थी, मुझे पता था। मैं 1-2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर तो आता है, उसके बाद 1-2 महीने पढ़ना बंद कर दिया, फिर 1-2 महीने पढ़ लिया, फिर 1-2 महीने पढ़ना बंद कर दिया। तो इस वजह से मेरे मार्क्स, मतलब मुझे लगता था कि इस वजह से मैं और ला सकती थी, पर मैं लाई नहीं। और जब मैंने 12th के साथ दिया था, तो ड्रॉप ईयर में मेरा ये बहुत ज़्यादा था, मैंने कोई पेपर मिस नहीं करा, मैंने सही में कोई पेपर मिस नहीं करा। और क्या कहते हैं, और डेली का डेली पढ़ना। आई थिंक ये 2 फैक्टर्स आप कह रहे हो ना, जो फैक्टर्स आपको मुझे मेरे मार्क्स लाए, मेरे को यही लगता है कि मैंने सही में नहीं पढ़ना छोड़ा। मतलब मैं अपने बर्थडे के दिन भी पढ़ाई करी थी, मैं पार्टी भी नहीं कर रही थी। तो ये है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा डेली चीज़ों का। और भी आपके साथ भी ऐसा होता था, जैसे मैं क्वेश्चन करने बैठती हूँ, जैसे मैं घर जाऊँगी अभी, तो मैं सोचती हूँ कि आज फिजिक्स में करती हूँ अभी, तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन करने बैठती हूँ तो 1 मिनट कहते हैं सर कि मैक्सिमम लगाओ एक क्वेश्चन पे, वैसे तो 4-5 मिनट में भी नहीं होता है वो, तो मेरा तो इतना सारा टाइम निकल जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता था? हाँ होता था। ये होता है, भाई तो मैं कह रही हूँ 1 घंटे में सिर्फ पहले आप शुरू करो ना, जब तो लगता है शिट यार सिर्फ 10 क्वेश्चन करें, 1 घंटा निकल गया ये वो, क्योंकि वो टाइम शुरू में लगता है। पर वही मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे आप आगे, आप क्या होता है कि आपने सोच लिया कि उतना ज़्यादा टाइम है, इसके आगे आपने करा ही नहीं, आपको हमेशा ही लगेगा कि आपको उस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है। आप करते जाओगे ना, फिर सही में वो 1.5-2 मिनट पर आ जाता है। और एक बार आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, मतलब मैंने 11th-12th में, क्योंकि मैंने गलतियाँ करी थी, तो मैं उससे कंपैरिजन में बता रही हूँ। मैंने 11th-12th में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी कि हाँ नोट्स रिवाइज कर लिए, अरे यार नोट्स रिवाइज करके फिजिक्स थोड़ी आती है। तो जब आप क्वेश्चंस करो ना, तब आपको पता चलता है एक पॉइंट के बाद आपको आंसर रट जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। ये लिटरली होता है। आप अगर देखोगे ना, आप 60 क्वेश्चन कर लो, 61-62 तक आप ऐसे होगे कि हाँ ये तो ऐसे ही करना है, इसका तो आंसर यही आएगा, ये तो मैंने तब भी करा था। पेपर में आप जब आप पेपर देने आओगे, तब आपको दिखेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया हुआ है। कि वही कितने क्वेश्चन बना लेगा कोई इंसान, वही 200-300 क्वेश्चन है, उन्हीं में से सारे पेपर आने हैं, उन्हीं में से सारी मॉड्यूल्स हैं, वही बुक है। तो यही होएगा। इसीलिए आपको शुरू में लगता है कि आपको टाइम लगता है, उसमें इतनी घबराने की बात नहीं है कि वो होएगा ही। वो धीरे धीरे टाइम कम लगने लगेगा, जैसे ही आप 40-50 और कर लोगे। और केमिस्ट्री की NCERT पे आपने? केमिस्ट्री की NCERT ना इनऑर्गेनिक की इम्पोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि इनऑर्गेनिक में जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही टफ से लगते हैं कि यार इतने ज़्यादा हैं वो। पर इनऑर्गेनिक की जैसे आप अगर वो पढ़ लोगे ना NCERT, तो वो काफ़ी मोर देन इनफ रहती है कि हाँ मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे जो नीट में आएंगे, तो वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑर्गेनिक की भी थोड़ी बहुत NCERT पढ़ी थी, बाकी मैंने ज़्यादा, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैंने केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी नहीं थी NCERT से, ओनली इनऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे वो ईजी लगती थी इसलिए पढ़ी थी। और ऑर्गेनिक में ये देखने के लिए कि मतलब कि सर ने कितना पढ़ाया है और NCERT किस लेवल पर है, वो देखने के लिए कि क्वेश्चंस उसी लेवल का आएंगे क्या आएंगे टाइप्स। बाकी फिजिकल की नहीं पढ़ी थी। फिजिक्स क्यों नहीं करते थे NCERT? या मैंने नहीं करी थी, इसलिए मेरा बहुत एक सिली क्वेश्चन गलत हुआ था। एक्चुअली सर ने बताया था कि एग्जाम्पल भी करनी चाहिए और लास्ट की कर लो तो वो भी अच्छा है। बिल्कुल कर लेने चाहिए, वो कर लेने चाहिए। मेरी कौन सा क्वेश्चन था सर वो, कलर वाला, कुछ कलर कोडिंग। हाँ, वो गलत वो हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लास में कराया भी नहीं था, और वो सबका सही हुआ था, वो मेरा गलत हुआ था। तो आप NCERT के जो थोड़े थ्योरेटिकल वाले हैं ना, वो तो देख ही लेना, न्यूमेरिकल से सॉल्व हो ही जाएंगे, पर थ्योरेटिकल वाले एक बार ही देख लेना। और कुछ बाकी मैं एक बात मतलब तुम लोग को
ये बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार तुम तो टॉपर लोग हो, आप लोग में से भी होएगा कुछ लोग यार तुम लोग तो टॉपर लोग हो, तुम लोग के मार्क्स आ जाते हैं। आपको पता है एप्टीट्यूड डिफरेंस हो सकता है थोड़ा सा, 70-80% सिर्फ मेहनत होएगी। आप मतलब मेरे को भी लगता था, आप लोग को लगता है कि मैं पता नहीं बहुत टॉपर हूँ, तो सबको लगता था, मेरे को लगता था कि उसको तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है, मेरे को नहीं समझ आता, उसको तो हो जाता है, मेरे से नहीं होता ये सबके दिमाग में आता है। बट सही में 70-80% सिर्फ आपकी मेहनत है। अगर आपने मेहनत वो 70-80% आपने अपनी मेहनत इनपुट दिया है तो आपको वैसे ही रिजल्ट आएगा। आपको एप्टीट्यूड से क्या थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ सकता है और इतना नहीं आता, तो आप लोग अपने ये दिमाग से निकाल दो कि नहीं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, या फिर आप लोग इतना मतलब आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में कि हाँ नहीं हो जाएगा, करना है ये वो करके, पॉजिटिव एटीट्यूड। और किसी को कुछ पूछना है? कॉलेज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना मैं हार्श ट्रूथ बताती हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, कि मुझे लगता है कि यार नीट की तो क्या ही पढ़ाई थी, इतनी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पर बहुत मज़ा आता है, वो हो जाती है पढ़ाई, वो इतनी पता नहीं चलती है, मौज मस्ती होती है, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। मैं ड्रामा सोसाइटी में हूँ, मैं डांस सोसाइटी में हूँ, हम लोग के इतने बढ़िया फेस्ट होते हैं, बहुत मज़ा आता है। कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, 11-12 से ड्रॉप से बहुत ज़्यादा अच्छी है। शुरू के 1-2 साल तो बहुत सब मस्ती करते रहते हैं, तुम्हें लगता है मैम सी बहुत टॉपर्स का है ये वो, भाई कॉलेज में भी लोग फेल होते हैं। मैम सी में जो टॉपर्स आए हैं ना वो भी ऐसे होते हैं कि चल यार कुछ नहीं होता, अब पढ़ लेंगे वो। तो कॉलेज में आप ये सोचो, आप 11-12 ड्रॉप ईयर इन सब में अगर मेहनत कर लोगे ना तो कॉलेज लाइफ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है। पढ़ाई तो होगी ही, पर मस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पार्टीज होती हैं। सबके आंखों में चमक सारे उनको चमक आ गए, जो एक आध थोड़ा डल हो रहे थे वो भी चमक से सुन रहे हैं। अच्छा सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतने सब लोग ऐसे लगता था ना मेरे साथ जो थे कि यार ये तो ऐसा सीरियस और टॉपर और पता नहीं ये वो सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ, भाई बहुत बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। बट यही बात है उसके लिए बट यस उसके लिए आपको 11-12 में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका संस्कृति मिस फ्रेशर भी थी अपने आगे। और कुछ और तो नहीं कुछ पूछना है? बस ठीक है, अब थोड़ा जल्दी हम लोग आप लोग से विदा लेंगे। थैंक यू। अभी है नीचे ये, अगर किसी को मिलना वो इसीलिए अगर आप फोकस नहीं हो ना, अगर आपको एम दिख रहा है सामने, इस साल नहीं हो तो क्या करोगे? मम्मी को डांटती नहीं है, नहीं डांटती, सपोर्टिव से भी। हॉस्टल में तो सारे हॉस्टल वाले पीजी हॉस्टल से। हाँ अच्छा, आप घर पे रहते? आप कैसे रहते हो? मैं 11-12 में तो हॉस्टल में रही थी और मैं यहाँ पे घर पे रही थी ड्रॉप में ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था उस बात का। बट क्या कहते हैं, तो ये सोच लिया करो कि यार शुभ मम्मी पापा कितना डांटेंगे अगर इस साल भी नहीं हो, क्योंकि सही में सोचो इस साल नहीं हो तो क्या कितनी बार इंसान ड्रॉप कर लेगा। और आपको पता है 1 साल आपने ड्रॉप किया तो अभी आपकी जितनी एनर्जी है ना पढ़ने की, सेकेंड ईयर में उससे हाफ हो जाएगी और कम ही होती जाएगी। बहुत रेयर लोग होते हैं, मैं तुम लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। तुम लोग में कोई सेकेंड ईयर ड्रॉप किया है, हमारे साथ मानसी में एक 3 साल ड्रॉप है, एक बंदा ऐसा है जिसने एमटेक करी, उसने ड्रॉप आउट किया, फिर ये किया, फिर बाकी वो नीट दिया। तो बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल लोग होते हैं, बट ये कि आपकी एनर्जी कम ही होती है। फोटो देख लो मम्मी के साथ पापा। मेरे जो मेन टॉपिक था वो ये था कि इसका टेंथ करना है। जो अभी नीट हुआ था तो वो बहुत इजी करना है। इजी था, बहुत इजी। बायो तो मतलब खैर कुछ नहीं, बट लेंगी था। प्योर लेंदी बहुत ज़्यादा, ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे दी। और मैचिंग वगैरह की सारे मतलब इस तरीके इस तरह के क्वेश्चन थे, सब में ना सारा प्रॉब्लम पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में वही चीज़ थी और फिर उसमें से ना फिजिक्स को टाइम नहीं मिल पाता। आधा घंटा 45 मिनट अगर फिजिक्स के लिए रह गए तो इंसान की तो वैसे ही खराब है। और फिर ये सोचे कि पहले फिजिक्स कर लो फिर बायो का तो भी गड़बड़ है। तो भी गई। और उसके लिए एक चीज़ है कि जो मतलब बायो वालों के में डाउट होता है वो भी चलेगा। तो अब पता है ये ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। ये मैं वही कह रही हूँ ना, तुम लोग को लगता है कि वो टॉपिक में तुम सबके स्ट्रगल्स पे आज मतलब फेस करके आ चुकी हूँ। तो ये जो टाइम ये था ना, टाइम की प्रॉब्लम मेरे को इतनी रहती थी। एक बार ही मैंने कोई एग्जाम दिया था 11th में, आधा घंटा बचा था मेरे पास फिजिक्स के लिए, क्या करती मैं उसमें। तो ये है कि ये भी आप पर है मैनेज करने का। आप देखो आधा घंटा में बायो आपको करनी ही है, आधा घंटा या मैक्सिमम 40 मिनट्स आपको बायो खत्म करनी है। जैसे कि अभी हमारा पेपर हुआ था उसमें बायो में ही हमारा इतना टाइम लग गया था। तो फ्रस्ट्रेट हो गया ना बायो पेपर पे, मतलब ऐसा हो गया था।
लेंदी था ना शायद। तो अभी जैसे आप सेशन दीज एट 20 अदर टाइम लगते 20 लेकिन नीट के पेपर में 1-2 आता है 20 से कंबाइन कर दिया ना इसलिए। इस साल भी तो अभी जैसे आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पे कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं रिसेंटली हुआ था वीकली ले रहे हैं। मतलब फिर इसके लिए टाइम ही नहीं मिला लास्ट पर भी हम बैकलॉग वगैरह कैसे करते हैं हाँ जी बैकलॉग यार रहना ही नहीं चाहिए। बैकलॉग अगर रह गया तो आप सोचो एक सैटरडे संडे को तो कोचिंग में नहीं होती ना शायद, संडे को नहीं होती। तो जो भी आपको छुट्टी वाला टाइम मिल रहा है ना उसमें आप ये करो कि आप सिर्फ वो बैकलॉग कवर करो। क्लास का तो आपको वो तो अंडरस्टूड है, क्लास को तो करना ही है, आप बैकलॉग कवर करो। क्योंकि एक बार अगर आपका पीछे छूटता चला गया ना तो वो छूटता ही चला जाएगा, वो कभी कवर नहीं होगा। तभी कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्या अब जब आपका एक चैप्टर छूट गया तो बाकी सब लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच गए। कोई टीचर वेट नहीं करेगा, कोई टीचर जब मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे वो वेट नहीं करेंगे, कोई वेट नहीं करेगा। फिर आपको गोला भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। इसीलिए अब आपका एक बारी बैकलॉग अगर रह गया तो आप वीकेंड्स वगैरह पे निकाल के एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसे कवर करो कि ये कवर करना ही है। और वो एक बारी ख़त्म हो गया तो आप एकदम प्रेजेंट में रहने चाहिए कि जो हो रहा है वो साथ ही साथ आप कवर करो। और एक दिन में मिनिमम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए पर सब्जेक्ट? तो ऐसे ना मैं देखती नहीं थी ना ऑनेस्टली कि कितने क्वेश्चन हैं, मुझे इतना याद भी नहीं है कितने कर ली थी। बट ये है कि अगर आप ये सब एसेंशियल टाइम बता दो ना कि जैसे कोचिंग से आए आप, फिर उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर मैं 10 बजे सो जाती हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और मैं आई थिंक पूरे साल ही 4 या 5:30 से ज़्यादा लेट नहीं सोई मैं कभी। तो तब आपको उठ के तब आप 2-3 और घंटे पढ़ लो तो टोटल देखोगे ना, अगर आपका एवरेज 6 आवर्स का बन रहा है तो इट्स गुड इनफ। आपको खुद पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। क्योंकि ये होएगा ना, अगर आप ये एम लेके बैठोगे कि इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन करना है, आप करते रहोगे, आपको पता चलेगा कि एक आपने चलो मान ली 3 घंटे करें, हो सकता है किसी और ने उन 3 घंटे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे, आपको इतनी नहीं होता है तो आपने 1 घंटे में 10 क्वेश्न करें, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करते हैं। रिवीजन कैसे करेगा? रिवीजन कैसे हमारे 4 चैप्टर हो गए, उससे पीछे वाला रिवीजन कैसे करेगा? ये रिवाइज ना वो टेस्ट के साथ ही होता है। तो मेरे को ना ऐसे कभी स्पेशल टाइम मिलता नहीं था। जैसे कोई सर टेस्ट दे रहे हैं, उसमें उन्होंने पिछला टॉपिक दे दिया तो उस टॉपिक के साथ रिवाइज आती। बायो कितने में एनसीईआर पढ़ी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं जनरली क्या करती थी, इसे थोड़ा ना अपने दिमाग में एक लिस्ट सी बना लो कि ये चैप्टर मुझे पता है कि मुझे आता है। तो इसके मैं इसको भी वही बताई थी कि लास्ट ईयर के पेपर 11-12 में क्वेश्चन ली होगी तुम लोग ने, कोई नहीं ली तो ठीक है, किसी और से पेपर्स लेके या फिर जितने आपके पेपर्स हो चुके हैं या नीट के पुराने पेपर्स लेके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अपने सारे देके पेपर्स संभाल के रखें, ठीक है, और उनको टॉपिक वाइज अरेंज कर लें। तो रिविजन में क्या होता था कि जो आपका पहला टेस्ट हो रहा है ना उस बारे में, तो आप सिर्फ उनके पेपर्स करो, आपको इतना बेनिफिट होएगा कि फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लो आपका फोटोसिंथेसिस आ रहा है, तो अब आपको ये लगेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे ये टॉपिक नहीं आता है या मुझे ये साइकिल नहीं आती है, तो आप उस हिसाब से पढ़ो। ऐसे पढ़ाई करो कि पहले आपने देखा कि क्या नहीं आता है, उस हिसाब से रिविजन करो कि क्या क्या रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरा चैप्टर लेके बैठ जाओगे ना, फिर तो यार 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, वो पुराना रिवाइज करना। ये भी तो बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना के रखो, डायरी में बना के रखो, हर चैप्टर की जो तुम्हें नहीं आती वो लाइन नहीं आती, चैप्टर की वो लाइन नहीं आती, तो बेस्ट है। मेरे को इससे बेनिफिट नहीं होता। आई नो सम पीपल जिनको मैं थोड़ा टेबल वेबल बना लेती हूँ। जैसे कुछ है, जैसे मान लो सॉलिड स्टेट, उसका टेबल बना रहे ये सारे सॉल्ट है ये करके, वो अपने हिसाब से जो आपको लगे कि मुझे थोड़ा ऐसे में शॉर्ट पर डे कितना घंटा या वो मैं इतना काउंट नहीं करती, कभी 6 घंटे हो जाते हैं, कभी 7 घंटे हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है 2-3 घंटे पढ़ो तो निकल जाओ, नहीं। बट अगर कोई इंसान ये बोले तो 12 घंटे बुक लेके बैठा हूँ, यार 12 घंटे नहीं पढ़ता हूँ, 12 घंटे कोई बुक लेके नहीं बैठते, सब बुक लेके बैठ सकते हो, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप देखो, आप 2 घंटे आपको कॉन्सेंट्रेशन जब तक बन रहा है, अगर आपको 2 घंटे कॉन्सेंट्रेशन हो गए, 2 घंटे पढ़ाई कर हैं, फिर उठ गए, खाना वाना खा लिया, थोड़ा घूम फिर आए, कुछ कराए, आपको पीछे में तो ठीक है खाना खाए, जैसे लंच से पहले 2 घंटे पढ़ लिए, फिर शाम तक 2 घंटे 3 घंटे और पढ़ लिए, फिर शाम की चाय वाय के लिए उठ गए, फिर रात को 2-3 और घंटे पढ़ लिए, इस हिसाब से। ऐसे नहीं कि बुक लेके मैं तो 6 घंटे पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं होता यार। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो टाइम आपका अपना आप करेगा कि कोई चीज़ कितना टाइम दे पाएगी। अब जो रिविजन का था ना, रिविजन में अगर आपको लगेगा कि हाँ वो चैप्टर मैंने पढ़ लिया, पर जब आप उस चैप्टर को लेके बैठोगे मैं शिट यार इसमें तो मेरे 4 घंटे लग गए, तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो ये बहुत टाइम लग जाता है। उतना टाइम ऑनेस्टली है नहीं किसी के पास। ये पूछा था ना कि कितना 5 महीने रह गए वो टाइम, तो आप पहले पेपर्स देखो कि यार आप पता है आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको चैप्टर आता है,
आपको जब क्वेश्चन देखने लगोगे ना कि हाँ इसका तो ये है, इसका तो ये है, फिर खोल के देखोगे अच्छा ये नहीं था, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि यार मुझे ये ही नहीं आता है और मुझे इसी में ज़्यादा टाइम। हाँ हाँ, और एंड से तक ना आप क्या करना है, जैसे आप एक अभी आपका सिलेबस स्टार्ट, जब लास्ट के 1 महीने रह जाए ना तो आप एक लिस्ट बनाना 3 जो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये अगर मैं ये बाई चांस मेरा छूट भी गया पेपर से आने से पहले तो मैं इतना तो कर दूँगा कि मेरे को आ जाए, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल आपने लिख दिया कि हाँ पीरियोडिक टेबल रेपिटेशन से ही है, बस एक्सेप्शन याद करना है, वो ये वाले टॉपिक मुझे आते हैं, मेरे से हो जाए। एक सेंटर में वो लिखना कि ये वाले टॉपिक में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिनको रिवाइज करना पड़ेगा। और एक जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट टॉपिक है कि मतलब आपने हाथ भी नहीं लगाया, बाई चांस आप हाथ भी नहीं लगाया, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री में जो लास्ट का चैप्टर नहीं है वो एसिड और फिनॉल और ये कौन पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। तो वो आपको उन चैप्टर्स में आप देखोगे वो आगे जिनको आपने हाथ भी नहीं लगाए, तो आपको वो देख आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम जिनको देने का जिनको आपके हाथ भी नहीं लगाए। और वो जो लास्ट चैप्टर है डिसइंफेक्टेंट वाला, 100% टाइम केमिस्ट्री इन एवरीडे, केमिस्ट्री हमेशा हमेशा। तो आप फिर आपको पता चल जाएगा कि लास्ट के 1.5 2 मंथ्स में कि मुझे इसी को ज़्यादा टाइम देना है, इसको मेरे को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, ये अगर बाई चांस छूट भी गए तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम। ये भी तो बोलते हैं नीट का पैटर्न होता तो नीट के पैटर्न के हिसाब से बड़ो फालतू क्वेश्चन मत लगाओ। हाँ, अभी आप लोग के पास टाइम कम है ना, तो आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड मतलब आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पे ज़्यादा टाइम, बायो के एनसीईआरटी उसी पे ज़्यादा टाइम। जीआरबी बहुत लेंदी है, आपको मॉड्यूल पे अगर आप ढंग से करो ना, मॉड्यूल कर लो, पर मॉड्यूल में कम क्वेश्चन है ना, कुछ चैप्टर से बहुत ज़्यादा तो काफी है 300 क्वेश्चन फिर मॉड्यूल ही करो, बस मॉड्यूल ही खत्म कर दो, वो बहुत बड़ी बात है। सच में आप लोग का जो मॉड्यूल है ना, जितने भी तुम आकाश का मॉड्यूल उठा लो, तुम टाइगर का मॉड्यूल उठा लो, अच्छा आकाश का किसी का भी तो मॉड्यूल उठा लो, तुम अविरल का मॉड्यूल उठा लो, सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, पर मॉड्यूल सबसे बेस्ट होते हैं। आप किसी आप अरिहंत उठा लो, जीआरबी, इन सबसे बेटर आपका मॉड्यूल है, क्योंकि आप मॉड्यूल में नोटिस करोगे कि उन्होंने ना सारे कॉम्बिनेशन के बना रखे हैं कि जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कंपाइल करके बना रखे होते हैं। तो मॉड्यूल तो बेस्ट होती है, सबसे पहले मॉड्यूल खत्म करो, उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम ही नहीं कट रहा जिंदगी में, तो कोई बुक उठा अभी तो 5 महीने रह गए, थोड़ा सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा। देखो आज तक कोई बोल रही है वैसे काम कर दूँगी, वैसे काइनेमैटिक्स बहुत ज़्यादा वैसी सर ने ना मैं लास्ट में कराया था, पर सर ने इतना स्मार्टली कराया था कि ये हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तुमसे हो जाएंगे। और बाई चांस जो काइनेमैटिक का क्वेश्चन आया था ना वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। पता है काइनेमैटिक्स में ना एक बात तुम लोग सच में समझ लो कि काइनेमैटिक्स का इजी क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को करना, वो छोड़ना नहीं, वो करना वो आना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। पर अगर टफ क्वेश्चन होता है ना तो ये समझ लेना, अगर तुम छोड़ दो ना तो 20 जन और छोड़ दो। काइनेमैटिक्स किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एक्सेप्ट जो एक्सेप्शनल लोग होते हैं ना उनसे। तो तुम लोग ये समझ लेना कि अगर कोई क्वेश्चन है जो इजी है वो तो करना है, वो तो सबका सही कट ऑफ इतनी आने लगी, एक क्वेश्चन छोड़ा था रैंक बहुत पीछे गई, बट तभी ना पेपर भी तो इजी आने लग गए। और पहले तो तुम किस चीज़ में टाइम लगेगा, तुम जितना भी पेपर करते हो वॉच पेन पे जाते हो ना, वॉच पेन पे जाओ और ये करो कि बायो आधे घंटे में खत्म करनी है।